क्वेश्चन आईडी 704083 है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, एक एक करके सॉल्यूशंस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, 4 के 4 स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं। क्या कहता है देखो, लेट G1 एंड G2 बी फाइनाइट ग्रुप्स। फाइनाइट ग्रुप हैं, इस प्रकार हैं, देयर ऑर्डर्स, order of G1 and order of G2 are co-prime. Okay, then any homomorphism from G1 to G2 is trivial. Okay, so how? The statement is true. Okay, why this is true? Listen, कि मान लो सपोज, डायरेक्ट प्रूफ करा रहा हूं, सपोज फाई G1 to G be any homomorphism. Okay, be any homomorphism, कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, आई विल प्रूव दैट दिस इज ट्रिवियल। ओके, ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो क्या होगा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से फंडामेंटल की थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम से बताओ, कोई बताना चाहता है तो व्हाट शुड हैपन? G1 over kernel of G1 isomorphic to phi G2. ओके, G1 over care phi is isomorphic to G2। ठीक है, सो ये दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं, इसका मतलब G1 ओवर केयर फाई का ऑर्डर क्या है? इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2 है। ओके, दिस विल, ये डिवाइड्स का है, मैं अच्छा डिवाइड्स के लिए यही लिख देता हूं, चलो, डिवाइड्स, ऑर्डर ऑफ G2 डिवाइड करेगा किसको? सॉरी, फाई G2, ओ सॉरी, क्या होगा? इमेज क्या आइसोमॉर्फिक होगा? हाँ, फंडामेंटल थ्योरम से, आई एम रियली सॉरी, तो यहाँ पर 5G2 लिखना था, गलती हो गई, तो इसको लिखूंगा 5G2। बट 5G2 सब ग्रुप होता है हमेशा। हाँ, इमेज क्या होती है? सब ग्रुप होती है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक, 5G1 होगा ये, किसकी? G1 की इमेज, मिस्टेक हो गई, तो ये G1 होगा, यहाँ पे भी G1 होगा। चलिए, तो मैं पहले से बोल देता हूँ इस लाइन को, क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में से क्या होगा? G1 ओवर केयर फाई आइसोमॉर्फिक टू इट्स इमेज होगा। इमेज को क्या लिखेंगे? 5G1 क्या होगा? सब ग्रुप ऑफ G2। और फिर अगर ये दो ग्रुप क्योंकि ये सब ग्रुप होगा, अगर ये दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं, यहाँ पे आइसोमॉर्फिक हैं, तो इनके ऑर्डर्स इक्वल होंगे, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप्स हैं ना दोनों, इनके ऑर्डर से इक्वल होंगे। और ऑर्डर ऑफ 5G1 किसको डिवाइड करेगा? Order of G2. राइट, ऑर्डर ऑफ G2 को बाई लैग्रांज थ्योरम। ओके, किसकी थ्योरम से? बाई लैग्रांजेस थ्योरम। सब लोग को पता है लैग्रांज की थ्योरम से ऐसा होना चाहिए। बाई लैग्रांज थ्योरम ये होगा। इसका मतलब होगा कि यहां से फॉलो हुआ G1 ओवर केयर फाई का ऑर्डर क्या है? किसको डिवाइड करेगा? अब ये बड़ा निशान लिखो तो डिवाइड के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैं ऑर्डर के लिए ये लिख लेता हूँ। अब नोटेशन चेंज करने में मजा नहीं आता, फिर आप लोग समझ लोगे कि नहीं समझ लोगे? मतलब ये जो बीच में डंडा में फिर से खड़ा कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है बच्चों? इस डंडे का फिर बहुत सारे डंडे हो जाएंगे, पता है, डंडों में ही रह गए, फिर समझ में आया नहीं कुछ, इसलिए पहले बता दो। लिखना है कि या डिवाइड से लिखूं, चलेगा ना? ऑर्डर ऑफ G2 ऑल्सो वी नो, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ G1 किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ G1 ओवर केयर फाई। ये ऑर्डर ऑफ G1 को क्यों डिवाइड करेगा, कोई बता सकता है? इंडेक्स Why? है ना सर? Right, because it is the index of care phi in G. This is also Lagrange theorem. आप कहेंगे सर कैसे Lagrange theorem? Lagrange theorem का प्रूफ देख लेना। ओके, प्रूफ
इंडेक्स से भी डिवाइड करता है, आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे को, प्रूफ ऑफ लेग्रांज थ्योरम। ओके, डॉट डॉट डॉट। कैसे? क्योंकि जब आप लेग्रांज की थ्योरम प्रूव करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आप क्या करते हैं, मैं देखो करा देता हूँ एकदम, 1 सेकंड का तो है। लेग्रांज की थ्योरम में आप क्या लिखते हैं, सारे कोसेट्स को लिखते हैं ऐसे, A1H यूनियन A2H, ये सारे डिसजॉइंट होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास T कोसेट्स है, ओके, T कोसेट्स है, राइट। तो फिर आप क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू आता है T टाइम्स ऑर्डर ऑफ H, है ना। तो ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H, इसी को बोला जाता है, हाँ बस यहीं तक समझिए, ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H को ही क्या बोला जाता है, इंडेक्स ऑफ H इन G। तो देखो ये T डिवाइड कर रहा है ना ऑर्डर ऑफ G को, मतलब इंडेक्स क्या करता है, किसी भी सब ग्रुप का डिवाइड करता है ग्रुप ऑर्डर को, हाँ कभी भी। फाइनाइट ग्रुप्स की बात हो रही है, ये अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब गोपिका बताओ क्या होना चाहिए इसका मतलब। सिंस ये दिया गया है आपको, ऑर्डर ऑफ G1, अभी 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, ऑर्डर ऑफ G2 इज इक्वल, इनका GCD 1 है, सो देयरफॉर बाय अबव क्या होना चाहिए, कोई अगर कॉमन कर्नल ऑफ डिवाइजर है, हाँ कॉमन डिवाइजर है ना, देखो फाई होना चाहिए, कर्नल फाई। देखो अगर नहीं सर, ऑर्डर ऑफ G1 एंड कर्नल ऑर्डर, फाई इक्वल टू G1। हाँ ऑर्डर ऑफ G1 और ऑर्डर ऑफ G2 का कोई कॉमन डिवाइजर है तो वो 1 ही होगा केवल, हाँ, क्योंकि GCD 1 दिया गया है। 1 के अलावा कोई और होगा तो भाई GCD 1 से ज्यादा हो जाएगा ना, ओके। सो इसलिए ऑर्डर ऑफ G ओवर केर फाई इज इक्वल टू 1, ओके। तो अब भाई ऑर्डर 1 कब हो सकता है फाइनाइट के केस में, बताओ। इसका मतलब केर फाई, एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आप, डोंट वरी। इसका ऑर्डर क्या होता है कोसेंट ग्रुप का, ये होता है। तो इसका मतलब केर फाई ऑर्डर ऑफ G के बराबर होगा, केर फाई का ऑर्डर। अब भाई केर फाई का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ G के बराबर होगा तो क्या होना चाहिए, केर फाई इक्वल टू G ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ऑर्डर कैसे बराबर है, कौन से सब ग्रुप का ऑर्डर G के उसके ही बराबर होता है, G का ही होता है, और थोड़ी कोई है। तो इसका मतलब केर फाई G होगा, तो दिस मींस सारे एलिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, आइडेंटिटी पर। फाई इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, मैंने डिटेल में लिखा है प्रूफ होमोमॉर्फिज्म। आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन लंबा नहीं है, ओके। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, इसलिए लंबा मालूम पड़ सकता है, क्योंकि मुझे हर किसी को समझाना होता है। क्योंकि आप कहोगे अभी 3 स्टेटमेंट और रहे तो ये पार्ट सी का बहुत लंबा होगा, लंबा नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि सर ऑर्डर ऑफ G1। हाँ हाँ ऑर्डर ऑफ G1, राइट, G1 होगा। फिर अब जहां से G1 G2 की बात हट गई तो फिर भूल ही गया G1 G2 लिखना, चलो ठीक है G1 होगा। तो समझो, अब मैं ऐसे बोल देता हूँ, अगर कोई एग्जाम में है तो कैसे सोचेगा, एग्जाम में सोचेगा कि यार अगर G1 G2 से कोई होमोमॉर्फिज्म हो तो सोचो कि ऑर्डर ऑफ मतलब जो G बाई कैरफाई होगा वो आइसोमॉर्फिक टू इमेज होगा ना, तो G बाई कैरफाई डिवाइड करेगा किसको, ये पहली तो बात, ये डिवाइजर है किसका, ऑर्डर ऑफ, इसका मतलब ऑर्डर ऑर्डर ऑफ G1 का डिवाइजर है, और दूसरा और G2 का भी डिवाइजर होगा, तो मतलब 1 होना चाहिए। 1 तो कब होता है, जब कैरफाई G हो, तो इसका मतलब ट्रिवियल। ठीक है, लिखने में किसी को लंबा भी मालूम पड़ जाता है कभी कभार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट वेरी लेंथी, ओके। सो अब मैं सेकंड वाले का प्रूफ, मतलब सेकंड वाले को डिस्कस करूं, ये देखो, चलिए सेकंड वाला ऑप्शन आया। सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है कि कोई होमोमॉर्फिज्म, अब बोला है कि G कोई फाइनाइट ग्रुप है, एप क्या है, G बी अ होमोमॉर्फिज्म, ओके, बी अ होमोमॉर्फिज्म fixing more than half elements, more than half of the elements, तो ये पक्का आइडेंटिटी होगी, ओके। एक से ज्यादा एलिमेंट को, चलो इसको बाय वे ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करते हैं, ओके। assume that f is not identity, okay,
आइडेंटिटी मान लेते हैं कि f आइडेंटिटी नहीं है, तो क्या होगा फिर? f आइडेंटिटी नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए आप? कब आइडेंटिटी नहीं होगा? अब देखो अपने आप प्रूफ होगा, हमको कुछ नहीं करना है, आप करते चले जाओ। अगर f आइडेंटिटी नहीं है तो क्या होना चाहिए? आप बोलिए। fx इक्वल टू y। हाँ, जहां राइट y x के इक्वल नहीं हो, राइट? तो हम ऐसे बोलेंगे इसको, देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंग्स टू g सच दैट fy इक्वल टू f इज नो fy नॉट इक्वल टू y। ओके, ठीक है ना? कोई तो होगा जिसको फिक्स नहीं कर रही होगी, फिर अगर नहीं है तो एक तो कम से कम होगा। नाउ कैन यू प्रोड्यूस मोर देन हाफ एलिमेंट्स विच आर नॉट फिक्स? इसका देखो, इसको अब आप प्रोड्यूस करो कि मोर देन हाफ एलिमेंट्स विच आर नॉट फिक्स। लगाओ दिमाग। कैन यू प्रोड्यूस मोर देन हाफ एलिमेंट्स विच आर नॉट फिक्स? एक फिक्स नहीं होता है तो आप लगाओ दिमाग। देखो, सपोज एक्स बी सच दैट, मतलब एक एलिमेंट है सिर्फ जो फिक्स हो रहा है, कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है? देन एक्स एफ वाई कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स वाई। हाँ भाई, नहीं हो सकता ना। आ रही है बात? नहीं आ रही है समझ में? क्योंकि ऊपर आप सोच लोगे कैसे, क्योंकि इसमें एक्स से देखो, क्यों क्यों इक्वल नहीं हो सकते? अगर इक्वल हो जाएंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल करो, फिर एफ वाई इक्वल टू वाई आ जाएगा भाई। अगर इक्वल ही होंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो एफ वाई इक्वल टू वाई आ जाएगा, जो कि है नहीं। आप ये देख रहे हो यहाँ, ये ऐसा नहीं है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? देखो, अगर आपके पास मोर देन हाफ एलिमेंट है, मानो जैसे ग्रुप का ऑर्डर, समझो इसको। हाँ, इसको हल करो, पहले पूरा हल करो। ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स वाई, और उसी लाइन को लिख रहा हूँ, हाँ, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई। ओके, और एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स वाई। अगर y फिक्स नहीं होता है तो फिर कोई भी एलिमेंट जो फिक्स हो रहा हो उसका प्रोडक्ट y के साथ लें तो वो भी फिक्स नहीं होता है। आई बात समझ में? अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो फिक्स नहीं हो रहा है, आप कोई भी एलिमेंट ले लें जो फिक्स हो रहा है, उसके साथ प्रोडक्ट करें तो फिर वो जो प्रोडक्ट है वो भी फिक्स नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपके पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे? मोर देन हाफ एलिमेंट आ जाएंगे जो फिक्स नहीं होंगे। नहीं आई बात समझ में? ओके, अगर x1 x2 डॉट 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 ग्रुप का ऑर्डर अगर मान लीजिए क्या, ये है मान लीजिए जो फिक्स्ड एलिमेंट है, हाँ xn, तो ये एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट है ना, x2y डॉट 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 xny ऑल डिस्टिंक्ट। ये आर्गुमेंट आप कई बार करते हो बच्चों ग्रुप में कि एक सीक्वेंस उठाना सारे अलग अलग एलिमेंट्स की, उसको एक एलिमेंट से प्रोडक्ट करना और वो डिस्टिंक्ट आते हैं। ये आप सब लोग जानते हो। इन किन्हीं भी दो को इक्वेट करो, इक्वल नहीं हो सकते, y से y कैंसिल हो जाएगा, अगर इक्वल होंगे तो फिर xi इक्वल टू xj आ जाएगा, ठीक है? फॉर i नॉट इक्वल टू j ये इक्वल नहीं हो सकते। तो आपके पास ये सारे वो एलिमेंट हैं जो फिक्स नहीं हो रहे हैं। अब देखो, मोर देन हाफ एलिमेंट फिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब अगर फिक्स नहीं हो रहे होंगे तो हाफ से कम ही होंगे ना वो। नहीं समझे आप? जैसे फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स हैं, 10 में से 6 एलिमेंट फिक्स हो रहे हैं, जो नहीं फिक्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो 4 हैं। ज्यादा कैसे मिल गए? मोर देन हाफ फिक्स हो रहे हैं, मोर देन हाफ फिक्स नहीं हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। हाँ, तो इसलिए इसको हटा दो आप। सो वी गेट more than half elements which are not fixed, half elements which are not fixed, which are not fixed
and fix. Now order of G is equal to number of fixed elements. अगर पूरा लिखना है तो ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ फिक्स एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ नॉन फिक्स्ड एलिमेंट. नॉन फिक्स का मतलब जो फिक्स नहीं हो रहे, ओके, एलिमेंट्स. तो ये कितना आता है, नंबर ऑफ फिक्स एलिमेंट्स तो क्या है इधर वाली, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा, इधर वाली साइड क्या आएगी, देखो ऑर्डर ऑफ जी बाई 2 से ज्यादा प्लस ऑर्डर ऑफ जी बाई 2 से ज्यादा. ओके, तो ये वाली साइड क्या हो जाती है, ऑर्डर ऑफ जी बाई जी से ज्यादा हो जाती है. इज इट क्लियर? तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. समझ गए ना? मैं तो बस लिख रहा हूं इसको, ऊपर ही समझा दिया मैंने समझाने को. तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन आप लिख कई तरीकों से सकते हैं, आपको लिखना भी तो सिखाना पड़ता है ना. कॉन्ट्राडिक्शन. आगे बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है? क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट फिक्स नहीं होता है तो फिर आपको एक मतलब हाफ से ज्यादा एलिमेंट ना ऐसे मिल जाते हैं जो फिक्स नहीं हो रहे हैं. अब हाफ से ज्यादा एलिमेंट फिक्स नहीं हो रहे हैं और हाफ से ज्यादा फिक्स हो रहे हैं, तो सबको मिला के ग्रुप बनेगा ऑर्डर. तो हाफ से ज्यादा जोड़ोगे तो वो एक से ज्यादा हो जाएगा. एक माने ग्रुप का ऑर्डर जो है, ठीक है, उस ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. ओके, इसलिए ये क्वेश्चन सही है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है. अब तीसरा वाला, मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, वी विल एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल. ठीक है, तो इसलिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तुम ये मत सोचना कि क्वेश्चन लंबा है. आपकी प्रैक्टिस के बाद घर में ये क्वेश्चन बिल्कुल एक एक सेकंड से ज्यादा के नहीं है. ठीक है, मतलब हर कोई स्टेटमेंट एक सेकंड का मतलब एक ही सेकंड नहीं है. आप कहोगे एक सेकंड तो सर ऐसा बोलने में ही हो जाता है, कहने का अर्थ समझना, तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है. अब देखो, G इज अ ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप हैविंग, अच्छा फाइनाइट ग्रुप बोला है ना, इनफाइनाइट भी हटा दिया है तो बहुत ही आसान कर दिया है तो इन्होंने. G be a finite group having exactly 3 subgroups, then G is of order p square for some prime. ओके, पहले मैं आपको सोचने का तरीका बता देता हूँ. एग्जाम में जल्दी से कोई कैसे फिर लिखूंगा ना प्रूफ, ताकि देखो सोचने का तरीका है कि एक ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, इसके पास 3 सब ग्रुप है. तो सोचो कि ऑर्डर ऑफ जी क्या हो सकता है. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जिसको 2 प्राइम डिवाइड कर रहे हो. मान लो कि p की पावर k q की पावर s इंटू m है. मैं 2 प्राइम कभी भी उसको डिवाइड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर p और q 2 प्राइम डिवाइड कर रहे हैं, आप x और y p और q ऑर्डर के एलिमेंट लीजिए जो कि कॉची थ्योरम से एग्जिस्ट करते हैं, उनसे जनरेट कीजिए ग्रुप, और ये पूरा ग्रुप, ये G ले लीजिए और E ले लीजिए, ये 4 सब ग्रुप से मिल गए आपको. फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब ये y फुल ग्रुप को जनरेट नहीं करेंगे, हाँ, ये क्योंकि इनका ऑर्डर पी क्यू है ना और ग्रुप का ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए ये ध्यान रखो. तो 4, इसका मतलब 2 प्राइम से डिवाइड नहीं हो सकता कभी भी. अब आता है, इसका मतलब होगा ऑर्डर ऑफ जी होगा p टू द पावर k फॉर्म का. ऑर्डर ऑफ जी होगा p टू द पावर k फॉर्म का. तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि पक्का p क्यूब तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीलो की थ्योरम से फिर क्या होगा, एक आइडेंटिटी तो है ही है, एक p ऑर्डर का ग्रुप भी मिलेगा उसको g1 नाम कहो, एक p स्क्वायर ऑर्डर का मिलेगा उसको g2 कहो, एक फिर g तो है ही है p क्यूब ऑर्डर का, तो फिर 4 हो जाएंगे. अब p की पावर 4 भी नहीं हो सकती, डॉट 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 p की पावर 3 या 3 से बड़ी नहीं हो सकती. क्या p हो सकती है? फिर ऑर्डर ऑफ जी p हो गया, तो फिर इसके पास तो 2 ही सब ग्रुप होते हैं, दुनिया जानती है. अगर जी का ऑर्डर p हो तो क्या होता है, एक खुद g होता है, एक e होता है, क्योंकि लैग्रांज की थ्योरम भी तो लगानी पड़ती है ना. अब एक हो नहीं सकता ऑर्डर, एक होने में तो एक ही सब ग्रुप होता है, तो बचा क्या, 2 ऑर्डर होने चाहिए. 2 ऑर्डर क्यों होने चाहिए? इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी होना चाहिए p स्क्वायर. हाँ, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. लेकिन इससे भी आगे आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए एग्जैक्टली. वो फिर p स्क्वायर का ग्रुप क्या होता है, या तो जेड स्क्वायर होता है या जेड क्रॉस जेड होता है. अब जेड क्रॉस जेड में नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसमें 4 सब ग्रुप में आपको अभी दिखा देता हूं. एक तो 0, एक जेड क्रॉस 0, एक फिर 0 इस तरफ ले लो, 0 क्रॉस जेड एक जेड क्रॉस जेड. तो ओवरऑल जो वो ग्रुप होगा वो होगा जेड स्क्वायर किसी प्राइम p के लिए. एक तरीका ये जल्दी सोचा जा सकता है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस
कोई भी बच्चा जानता है मेरे हिसाब से, जो ग्रुप थ्योरी थोड़ी बहुत भी पढ़ा हो। ऐसा है कोई जो नहीं जानता है? मतलब जो मैंने बातें बोली, जिसने भी ग्रुप थ्योरी का कोर्स पढ़ा होगा वो ये सब बातें जानता है मेरे हिसाब से। चलो अब मैं इसका प्रूफ लिख देता हूँ, ठीक है? ये वाला प्रूफ नहीं लिखूंगा मैं जो मैंने बोला, मैं दूसरे तरीके से इसको करता हूँ, लेकिन एक आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है? चलो अब मैं इसका प्रूफ लिखता हूँ। प्रूफ ट्रू है, हाँ, इसलिए ट्रू होने का प्रूफ लिख रहा हूँ। तो क्या है कि G मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ये तो क्लियर होगा सबको, ऑब्वियस ना? अगर तीन सब ग्रुप जिसके पास है तो एक एक तो डिफरेंट मिलेगा। एक तो आइडेंटिटी हुआ, एक जी हुआ, उसके अलावा भी कोई होगा। सो से आइडेंटिटी H and G be 3 subgroups of groups of G. Okay, so H is not equal to G। वैसे ऐसे हो जाएगा, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इतना लिखना चाहता हूँ, H is not equal to G। ओके, मतलब ऐसा भी होगा। तो देयर एग्जिस्ट अ Y। देखो हर कोई चीज फॉलो होती चलेगी अपने आप, देख लेना, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो आसमान से उड़ के आया है। जहां आसमान से उड़ने वाला होगा वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है, ठीक है? अगर इक्वल नहीं है तो भाई एक तो मिलेगा ना जी के अंदर एलिमेंट जो Y में नहीं होगा, जो H में नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि आपका G और H इक्वल नहीं है तो H से बाहर कोई ना कोई तो है। अब वो आइडेंटिटी तो नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो H के अंदर होगा ही, क्योंकि सब ग्रुप है, तो उसको Y कहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, एक चौथा ग्रुप जनरेट कीजिए। सो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय Y। तो the cyclic group generated by Y must be equal to G। हाइपोथेसिस बाय हाइपोथेसिस फॉलो हो रहा है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि तीन ही सब ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय Y H में नहीं हो सकता, क्योंकि Y नहीं है H में। तो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय Y क्यों होगा? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय Y के अंदर तो Y होता है ना। ओके, तो इट मींस G इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ओके, साइक्लिक ग्रुप, मतलब जी की साइक्लिक ग्रुप की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहां से हम लिख सकते हैं, शायद वो मुझे यूज करना पड़ेगा जो मैंने बोला था, मैं शायद और एक्स्ट्रा प्रूफ कर दे रहा हूँ। मैं ये प्रूफ कर दे रहा हूँ कि जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर होगा, ठीक है? तो जी साइक्लिक है, देखो, जी साइक्लिक, ओके। नाउ जी मस्ट बी अ पी ग्रुप, देन जी मस्ट बी अ पी ग्रुप। क्यों पी ग्रुप होगा? बिकॉज वो रीजन मैंने आपको बताया, हाँ, टू प्राइम्स कैन नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, कैन नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी। यूज सीलो थ्योरम, सीलो थ्योरम से उस ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे और कॉन्ट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस। ओके, डॉट 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 हिंट, जो मैंने बोला मतलब मैं वो यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा, मेरे कहने का मतलब था कि ये दूसरा होगा उसमें, और कोई दूसरा नहीं है, हाँ। तो इसका मतलब जी क्या होना चाहिए? जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। पी ग्रुप होने का मतलब होता है पी टू द पावर आर हो, हाँ, फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ जी मस्ट बी पी टू द पावर आर। नाउ वेरीफाई so that R must be 2। Okay, Silo theorems, Silo theorems।
तो कर लोगे होमवर्क, बता दिए है मैंने, क्योंकि आर एक से बड़ा तो हो नहीं सकता, सिलो थ्योरम से डायरेक्ट आ जाएगा, छोटा हो नहीं सकता, तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर होगा। तो यही तुम्हारे असाइनमेंट में ऑलरेडी क्वेश्चन था इस बार, तो मैंने प्रूफ भी कर दिया। हाँ, अब असाइनमेंट में मत पूछना मुझसे कि इसको प्रूफ करो, तो यही कर दिया है मैंने। तो चलिए, तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। ओके, द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। एनी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जी, चौथा ऑप्शन क्या कहता है? चौथा ऑप्शन कहता है कि कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जी के पास कम से कम डी ऑर्डर ऑफ जी सब ग्रुप्स इन जी। ये क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, तो सिंस G is finite abelian group, finite abelian group, converse of Lagrange theorem holds for converse of Lagrange's theorem holds for finite abelian groups. Everyone know this, right? प्रूफ इंडक्शन से कर सकते हो करेस्पोंडेंस थ्योरम का यूज करते हुए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। गैलियन में भी मिल जाएगा, प्रूफ देखना होगा था जिनको नहीं पता है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है प्रूफ। तो इसलिए से M1 M2 डॉट 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 MR भी पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ G, then there exist subgroups of order किस ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? M1 M2 डॉट 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 MR। ठीक, इस ऑर्डर के सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेंगे। सो वी हैव एट लीस्ट, अभी ऐसा नहीं है कि इतने ही होंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं सब ग्रुप, लेकिन क्या होगा कि R सब ग्रुप्स तो होंगे। हाँ, सो वी हैव एट लीस्ट डी ऑर्डर ऑफ G सब ग्रुप्स, मतलब जितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उतने तो सब ग्रुप से मिलेंगे ही कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा नहीं होंगे। इस तरीके से ये वो क्वेश्चन था जिसके 4 के 4 ऑप्शन सही थे। अब कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसको इसमें कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ ले, कोई चीज समझ में ना आई हो। और पहले तो ये बताओ किसी को कोई डाउट या समझ में नहीं आया कुछ? ओके, सबको आया? ओके, अब दूसरा ये बताओ कि किसी का कोई कमेंट है? ओके, कोई सजेशन है, कोई सॉल्यूशन है? ओके, स्टॉप।